सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे आप सभी लोगों का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसका विषय हमने रखा है कोरोना पैंडेमिक, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सबसे पहले एट द आउटसेट मैं श्रीहरि पांडव जी का हार्दिक आभार यहां पे व्यक्त करना चाहता हूं कि एक तरह का जो है इंटरैक्शन आप लोगों के साथ इस वेबिनार के माध्यम से करने का प्रयोजन उन्होंने जो उसके माध्यम से ख्याल से इस पैंडेमिक के साथ में ही कोरोना अपने खुद के साथ में इन्फोडेमिक लेके आया है। इन्फोडेमिक यानी क्या? इतनी सारी जानकारी वो 24/7 मीडिया के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, बहुत सारी जो है जानकारी यहां पर हमारे ऊपर फेंकी जा रही है। तो इस इन्फोडेमिक से अगर बाहर निकलना है, क्योंकि इस इन्फोडेमिक के माध्यम से क्या हो रहा है, एक महत्वपूर्ण जो चीज हो रही है वो यानी बहुत सारी गलत धारणाएं, कैओस, पैनिक, एक भय का, एक डर का वातावरण जो है वो पैदा हो रहा है। तो फिर एग्जैक्टली पोजीशन क्या है? कहीं सुनाई बातें तो जो है हम रोज सुन रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं। साइंटिफिक एंगल से एग्जैक्टली इस कोरोना पैंडेमिक को हमने किस तरीके से देखना चाहिए? ये क्या पहला पैंडेमिक है? ये क्या पहली महामारी है जो इस तरीके से आई है? आज उसकी क्या पोजीशन है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भविष्य में हम इससे संबंधित क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन सारी चीजों को जो है हम ध्यान में लेंगे। ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके राइट साइड में आपने जो कमेंट आप यहाँ पे लिख रहे हो यूट्यूब लाइव के माध्यम से, आपके मन में जो भी कोई प्रश्न है इससे संबंधित, जो भी कोई क्वेरी है, जस्ट आपके प्रश्न जो है आप यहाँ पे टाइप कीजिए। उन प्रश्नों को जो है यहाँ पे मैं आंसर करने की, उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी भाषा में हम ये चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। आप जो है किसी भी भाषा में ये प्रश्न वहां पे पूछ सकते हो। तो मेरा मुख्य फोकस रहेगा आपके जो प्रश्न है उन प्रश्नों से संबंधित चर्चा करने का। अब ये तो हो गया पहला पार्ट। इस विषय को अगर हमें समझना है तो सिर्फ टीवी चैनल्स पे या मीडिया में जो जो कोई बातें बताई जा रही है, सिर्फ उन बातों को ध्यान में देख के ये हमारी चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर इसे हमें समझना है तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में मनुष्य प्रजाति से संबंधित यह कोई पहली बीमारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे संक्रामक रोग हैं, लेकिन बहुत सारे संक्रामक रोग, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हुए भी यही बीमारी ऐसी क्यों बन गई कि एक तरह से महामारी, एक तरह से इसने पैंडेमिक का स्वरूप धारण किया? यानी सबसे पहला प्रश्न जो हमें यहाँ पे ध्यान में लेना होगा कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो पैंडेमिक का स्वरूप धारण करती है? अगर कोरोना पैंडेमिक बना है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये पहले हमें समझना होगा। अगर हम पिछले कुछ शतकों का, कुछ दशकों का अगर जायजा लेंगे तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कोरोना पैंडेमिक, कोरोना महामारी, ये कोई विश्व की, ये कोई मनुष्य प्रजाति की पहली महामारी नहीं है। तो ऐसी जो अलग अलग महामारी जो हमने पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ शतकों में देखी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। 1918 का वो स्पेनिश फ्लू हो, या 2002-2003 का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स हो, 2009 का बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा में कुछ दिक्कत आपके जो कमेंट्स है उन कमेंट्स में भी जो को आप मेंशन वहां पे कर सकते हो। तो मैं जो यहाँ पे कह रहा था कि हमें पास्ट को ध्यान में लेने की जरूरत, इन अ वे इन्फेक्टिविटी वर्सेस मोर्टेलिटी ऑफ कोरोना पैंडेमिक, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ के समझा में आने वाले महीनों में, शायद आने वाले दिनों में इस कोरोना पैंडेमिक का क्या होने वाला है, ये खत्म होगा या नहीं होगा, तो कब खत्म होगा, इस रात की सुबह नहीं, ऐसा तो नहीं है कोरोना पैंडेमिक से संबंधित। तो साइंटिफिक एंगल से हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोरोना पैंडेमिक अगर खत्म होगा तो कब खत्म होगा। अगर उसको खत्म करना है तो एग्जैक्टली इसका एंड किस तरीके से आने वाला है? वैक्सीन इसका सॉल्यूशन है क्या? कोई ड्रग इसका सॉल्यूशन है क्या? हर्ड इम्यूनिटी का इसमें क्या रोल है? और आगे हमें बढ़ना है तो
एक स्टेप आगे जा कोरोना से महत्वपूर्ण चीज ख्याल से हमें देखनी होगी कि कोरोना का शायद बीमारी तो नहीं है। आने वाले दिनों वाले सालों में अगर इस तरह के हेल्थ केयर इमरजेंसीज आते हैं, इस तरह की महामारी उनको हमें अगर फेस करना होता है, तो फिर हिंदुस्तान को, हमारे देश को इससे संबंधित क्या करना होगा, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। वो भी हम वहां पे समझने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से डील करना होगा, इन चीजों को हमें ध्यान में लेना जरूरी है। अब इन को ध्यान हम चर्चा वहां जैसे मैंने सार्स, ये अलग तरह की जो है महामारियां, ये अलग अलग तरह के पैंडेमिक थे। आपका कहना बिल्कुल बराबर है कि हमारे मनुष्य प्रजाति ने विश्व में पिछले कई दशकों में, कई शतकों में बहुत महत्वपूर्ण जो अलग अलग तरह की महामारियां थी, अलग अलग तरह के जो पैंडेमिक थे, डेमोस इसका मतलब पॉपुलेशन, यानी इस तरह की बीमारी, इस तरह की नई बीमारी, इस तरह का संक्रामक रोग जो सिर्फ किसी एक एरिया तक, जो सिर्फ किसी एक है, बहुत जोर शोर से उसका फैलाव हो रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, पैंडेमिक का स्वरूप उन्होंने धारण किया था। जैसे हमने देखा कि हम बात करते हैं तो कोरोना पैंडेमिक से, इस कोरोना वायरस की वजह से 200 से भी ज्यादा देश इसकी वजह से जो है प्रभावित हुए हैं। हमें यह पता है कि आज घड़ी में इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से 40 ये हमें बताते हैं कि ये महामारी सिर्फ एक चाइना के वुहान प्रोविंस से, उस प्रांत से शुरू हुई है, लेकिन ये जो है बड़े पैमाने पे इसका स्प्रेड हो रहा है, इसकी वजह से हम उसे पैंडेमिक कहते हैं। अब विशाल ने प्रश्न पूछा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु 70% ऑफ इंडिया कंफर्म केसेस ये इन राज्यों में से है, तो इसका मुख्य कारण जो है क्या हो सकता है, इन राज्यों में ही इसका प्रमाण जो है बड़े पैमाने पे क्यों बढ़ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न विशाल ने यहाँ पे पूछा है। देखो, हमारा कंपैरिजन हम बहुत बार करते हैं भारत का अलग अलग देशों के साथ में। अब इस कंपैरिजन में जो है अलग अलग एंगल्स है, लेकिन दूसरे देशों के साथ भारत का कंपैरिजन करना कुछ हद तक सही नहीं है। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि अगर हम इटाली का एग्जाम्पल लेते हैं, हम जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेन का लेते हैं, फ्रांस का लेते हैं, इन यूरोपियन कंट्रीज के साथ अगर हम हिंदुस्तान को कंपेयर करेंगे तो एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज ये यूरोप के कंट्री जो है बड़े छोटे राष्ट्र हैं। अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत में हमें पता है कि विश्व का ऑलमोस्ट एवरी 5th पर्सन, यानी पूरे विश्व की 1/5 पॉपुलेशन ऑलमोस्ट भारत में है। पूरे विश्व का ऑलमोस्ट 2 से 2.5% ज्योग्राफिकल एरिया भारत में है। और है कि भारत में इतने सारे राज्य है, बड़े बड़े राज्य है, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, राजस्थान जैसा राज्य है, महाराष्ट्र जैसा राज्य है, वेस्ट बंगाल जैसा राज्य है। इनका एरिया और इनकी अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे तो विश्व के कई सारे देश है, उन सारे देशों की पॉपुलेशन, उन सारे देशों का एरिया हमारे एक राज्य का जो एरिया है उसके बराबर होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा एक राज्य विश्व के कई सारे देशों से भी बहुत बड़ा है। तो इसकी वजह से पूरे भारत देश को एक ही तरीके से हम उसका असेसमेंट करना ये गलत है। महाराष्ट्र जैसा राज्य, केरला जैसा राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अपने आप में एक देश जैसा अगर हम कोविड-19 के प्रॉब्लम से संबंधित समझे तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब इन्हीं राज्यों में जो है प्रमाण क्यों ज्यादा है? हम महाराष्ट्र का अगर एग्जांपल लेते हैं तो महाराष्ट्र में हमें पता है सबसे इनिशियल जो केसेस आए थे, शुरुआत के जो केसेस आए थे, वो मुख्यतः मुंबई और पुणे से वहां पे आए थे। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल हब्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एयरपोर्ट्स है, और मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुख्यतः ये डिसीज हमें पता है कि वुहान प्रोविंस से, चाइना के वुहान प्रोविंस से शुरुआत हो गई। फिर अलग अलग देशों में जो है ये केसेस अलग अलग देशों में गए, और अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल हम जिसे कह सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल के माध्यम से ये जो है इंपोर्टेड केसेस मुंबई में आ गए, पुणे में आ गए, और उसकी वहीं पे सही तरीके से रोकथाम न होने की वजह से ये स्प्रेड होना शुरुआत हो गया। एक बात। दूसरी बात,
अगर हम महाराष्ट्र का आज का एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ऐसे कुछ हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नागपुर, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुणे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई, मुख्यतः धारावी एरिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल औरंगाबाद। थोड़ा सा अगर माइक्रो एनालिसिस आपने किया तो आपको ध्यान में आएगा कि ये जो केसेस जो क्लस्टर्स में मिल रहे हैं, जो है इकट्ठा केसेस मिल रहे हैं, ये मुख्यतः कहां मिल रहे हैं? ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे लोक संख्या की, जनसंख्या की घनता ज्यादा है। धारावी का एग्जाम्पल आप ले लो, पुणे का एग्जाम्पल आप ले लो, नागपुर के स्लम्स का आप एग्जाम्पल ले लो, औरंगाबाद के जिन एरियाज में ज्यादा पैमाने पे ये केसेस आ रहे हैं, मुख्यतः मुस्लिम डोमिनेटेड होंगे, दलित डोमिनेटेड होंगे, कुछ स्लम्स एरिया जहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। इसका ही मतलब जहां पे ओवर क्राउडिंग, जहां पे ओवर क्राउडिंग ज्यादा है, जहां पे लोगों का जमावड़ा ज्यादा है। अब अच्छा लगे या ना लगे, पॉवर्टी, गरीबी, उसकी वजह से अगर 10x10 के रूम में अगर 10 लोगों को रहना पड़ता है तो देयर इज ग्रेट पॉसिबिलिटी कि एक व्यक्ति को वो बीमारी होती है तो 10 लोगों को वो फैल जाएगी। हमें पता है कि ऐसे जो राज्य हमने यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, महाराष्ट्र जैसा होगा, राजस्थान जैसा होगा, दिल्ली जैसा राज्य होगा, इन राज्यों में जो केसेस बढ़े हैं इसके पीछे एक महत्वपूर्ण जो कारण है दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लोक संख्या की घनता ज्यादा है, स्लम एरिया में ज्यादा पैमाने पे ये फैला है, ये एक मुख्य कारण है। और कुछ हद तक जितने प्रिवेंटिव एक्शंस, प्रोएक्टिव एक्शंस, खुद होके पहले से ही सर्विलेंस एक्टिविटीज जितने इफेक्टिवली होने चाहिए वो उतने इफेक्टिवली वहां पे नहीं हुए हैं। अब इस प्रश्न के संबंध में मैं और एक चीज यहाँ पे जरूर वहां पे जोड़ना चाहूंगा कि एक तरफ हम ऐसे राज्य देख रहे हैं जहां पे लोक संख्या की घनता ज्यादा है, जहां पे स्लम ज्यादा है, जहां पे उस पैमाने पर उस राज्य की आरोग्य व्यवस्था ने इनिशियल स्टेजेस में ही प्रिवेंटिव एक्शंस, सर्विलेंस एक्शंस उस रोग के संबंध में, उस बीमारी के संबंध में रोकथाम करने के लिए नहीं ली है। इसकी वजह से उनके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और एग्जैक्टली इसके कंपैरिजन में मैं जरूर यहां पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, वो है स्टेट ऑफ केरला। अगर आपको याद है तो भारत में जो सबसे पहली केस आई थी वो आई थी केरला में, 30 जनवरी 2020 ये पहली केस थी। और उसके बाद में मार्च महीने में आगे के केसेस आ गए। यानी पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल केसेस आए थे केरला में। यानी सबसे ज्यादा केसेस कहां पे होने चाहिए, गोइंग बाय दैट लॉजिक केरला में होने चाहिए। लेकिन देखो केरला में का लिटरेसी रेट, केरला में के जो लोग हैं उनकी सेंसिटिविटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स टैकलिंग अ प्रॉब्लम, अगर इस तरह की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, सरकार ने, आरोग्य व्यवस्था ने दिए हुए जो निर्देश है उसको अच्छी तरीके से पालन करना, लिटरेसी वाला फैक्टर वहां पे आता है। ये दूसरा फैक्टर। तीसरी चीज, जैसे ही केरला के राज्य को यह पता चल गया, इमीडिएटली उन्होंने उनके राज्य में जो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन चारों एयरपोर्ट पे जो है इमीडिएटली स्क्रीनिंग वहां पे शुरू कर दी। यानी हाई ग्रेड फीवर वाले जो लोग हैं, इस तरह के हाई रिस्क कंट्रीज से उनके राज्य में आने वाले जो लोग हैं, इमीडिएटली उनका चेकअप शुरू किया। चेकअप शुरू किया, उनको जो है क्वारंटाइन में वहां पे रखा। इमीडिएटली जो पॉजिटिव पेशेंट्स है उनके संबंधित जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनके संबंधित उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हम जिसे कहते थे, एब्सोल्युटली रूथलेस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं कि इस घर में 2 बच्चे तो बच्चे, वो बाकी के 2 घर बच्चे तो बच्चे, एब्सोल्युटली नॉट। जहां पे पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं उसके 100 मीटर के दायरे में जितने सारे घर आते हैं वहां के लोगों की जांच पड़ताल की, और अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट वहां पे मिलता है तो उसको आइसोलेट करना और उसके कांटेक्ट में आए हुए लोगों को क्वारंटाइन करना। एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने की कि क्वारंटाइन का पीरियड जो है सामान्यतः 14 दिनों का है बाकी राज्यों में। लेकिन इस राज्य ने क्या किया, उनको ऐसा कुछ पाया गया कि 14 दिनों के बाद में भी कुछ लोगों में इस तरह के सिम्टम दिखाई दिए, तो उन्होंने क्वारंटाइन पीरियड 14 दिनों का न रखते हुए 28 दिनों का वहां पे रखा। 28 दिनों तक जो कांटेक्ट में आए हुए, पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हुए लोग हैं उनको उन्होंने साइड में वहां पे रखा। सो स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, इनिशियल स्टेज में ही स्क्रीनिंग करना एयरपोर्ट पे, और जो जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स है उसको इफेक्टिवली फॉलो करना। एनजीओस, जो गरीब लोग हैं उनको जो है घर में ही रहने
के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एनजीओज की अच्छी तरीके से मदद लेके अच्छे समन्वय के माध्यम से वहां के हेल्थ केयर सिस्टम से आप देखो तो केरला का जो इपिडेमिक कर्व हो गया है, आपको यहाँ पे अगर सुन के आश्चर्य होगा कि पिछले 3 दिनों में केरला में सिर्फ पूरे राज्य में सिर्फ एक नई केस आई है, जहां पे हजारों लोग हर दिन भारत में ऐड हो रहे हैं, वहां पे केरला जैसे राज्य में 3 दिनों में सिर्फ एक नई केस आई है। 2 महीने से ज्यादा इतना समय उसका डबलिंग ऑफ केसेस होने के लिए लग रहा है। तो केरला का मॉडल ये सचमुच में सक्सेसफुल मॉडल है। महाराष्ट्र जैसे राज्य ने, दिल्ली जैसे राज्य ने, तमिलनाडु जैसे राज्य ने, तेलंगाना जैसे राज्य ने, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य ने, बहुत कुछ चीजें हमें केरला से इस एंगल से सीखना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से विशाल का जो प्रश्न था कि कुछ ही राज्यों में क्यों ज्यादा केसेस है और कुछ राज्यों में कुछ केसेस कम क्यों है, इसमें जो है अलग अलग एंगल्स है और उन एंगल्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आपके मन में और भी कोई प्रश्न होंगे तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब एक मुद्दा और एक जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि कोई भी बीमारी जो है महामारी क्यों होती है। आप बोलोगे टाइफाइड जैसी बीमारी है, हिपेटाइटिस जैसी बीमारी है, वहां पे ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी है। बीमारियां तो बहुत सारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमित होती है, लेकिन कुछ ही बीमारियां इस तरह का महामारी का स्वरूप क्यों धारण करती है। देखो, एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं R0, R0, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन रेट फॉर दैट इंफेक्शियस एजेंट। कौन सी बीमारियां महामारी बनती है? ऐसी बीमारियां महामारियां बनती है जिसका R0 का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या? ऐसी बीमारियां जहां पे उस इंफेक्शियस एजेंट की वजह से R0 की वैल्यू ये 1 से ज्यादा है। अब ये R0 किस चीज पे डिपेंडेंट रहता है? 3 चीजों पे डिपेंडेंट रहता है। हम कहते हैं R0 इज इक्वल टू बीटा इंटू कैपा इंटू डेल्टा। अब ये प्रकार है, देखो कोई भी इंफेक्शियस एजेंट, उसका जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है उसमें कितने लोगों को बाधित करता है, वो आंकड़ा यानी R0। अब ये आंकड़ा 3 चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला दैट इज डी या डेल्टा, यानी उस इंफेक्शियस एजेंट का इन्फेक्टिविटी पीरियड कितना है। जैसे अगर सर्दी वाला वायरस हम लेंगे तो हमें पता है सर्दी कितने दिन रहती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। कितने दिन वो व्यक्ति इंफेक्शियस है? कुछ घंटों से लेके ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन तक। लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस बी का एग्जांपल लेंगे तो ऑलमोस्ट कुछ हफ्तों तक वो व्यक्ति इंफेक्शियस रह सकता है। सो इन्फेक्टिविटी पीरियड जिसका ज्यादा, उसका R0 वैल्यू ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम इस कोरोना वायरस की बात करेंगे, कोविड-19 की बात करेंगे, तो हमें पता है कि कोई व्यक्ति 1 से लेके 14 दिनों तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है और 1 से लेके ऑलमोस्ट 10 दिनों तक वो व्यक्ति जो है इंफेक्शियस रह सकता है, यानी इन्फेक्टिविटी पीरियड ज्यादा। तो फिर इस इन्फेक्टिविटी पीरियड को कम करने के लिए सरकार क्या करती है या हम क्या करते हैं? अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट। फिर रेमडेसिविर नाम की कोई गोली होगी या कोई एंटीवायरल ड्रग होगा, वो हम लेंगे, कीमोथेरेपी लेंगे और अलग अलग ड्रग्स हम वहां पे जो है उसकी खोज करेंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा? वायरल लोड कम होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा? इन्फेक्टिविटी पीरियड इस वायरस का जो है वो कम हो जाएगा। एक चीज। दूसरा जो फैक्टर है उसे हम कहते हैं कैपा। कैपा यानी क्या? यानी जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से वो इंफेक्शियस एजेंट जो है या जो पेशेंट है जो वो इन्फेक्शन फैला रहा है, एक दिन में उसने कितने लोगों को एक्सपोज किया, जिसे हम कहते हैं स्नीजिंग डिस्टेंस, क्योंकि ये बीमारी स्नीजिंग के माध्यम से, रेस्पिरेटरी रूट के माध्यम से फैलती है। तो एक दिन में जितने ज्यादा लोगों तक ये बीमारी फैलाने का वो काम करेगा, उतनी उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी, उसे हम कहेंगे कैपा। और बीटा यानी जिसे हम कहेंगे कि एक तरह से अटैक रेट यानी वो एजेंट जितना ज्यादा इंफेक्शियस रहेगा उतनी जो है ये बीमारी ज्यादा पैमाने पे फैलेगी। तो इस बीमारी का, कोविड-19 का R0 का वैल्यू 2 से ज्यादा है, इसकी वजह से ये महामारी फैली हुई है। अब अलग अलग मेजर्स हम कर रहे हैं, हम जो है मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, हम जो है अलग अलग दवाई वहां पे खोज रहे हैं, हमने जो है लॉकडाउन किया है और इसकी वजह से बीटा, कैपा, डेल्टा इसकी वैल्यू कम करके आज R0 भारत में जो है 1.27 यहां तक नीचे आया हुआ है। लेकिन अभी भी R0 की वैल्यू
1 से ज्यादा है। तो जब तक ये आर नॉट की वैल्यू 1 से कम नहीं होगी तब तक ये महामारी चलती रहेगी। तो फिर आर नॉट की वैल्यू 1 से कम ज्यादा कब 1 से कम कब होगी? तब होगी जब हम इसका प्रसार कम करेंगे। वो प्रसार कम होगा तब होगा जब एक्सपोजर कम होगा। ये कब कम होगा? इसके लिए तो हमने कुछ हद तक लॉकडाउन किया है, इसके लिए तो हमने कुछ हद तक मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए तो हम कुछ हद तक अलग अलग दवाई है, तो इसके माध्यम से आर नॉट की वैल्यू हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम पास्ट देखेंगे अलग अलग पैंडेमिक का, जैसे मैंने कहा एशियन फ्लू 1918 में पहला विश्व युद्ध पूरा हो गया और पहला विश्व युद्ध होने के बाद में अलग अलग देशों में इस तरह की जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से एक तरह का पैंडेमिक, एक तरह की महामारी फैल गई। विश्व युद्ध में जो शामिल राष्ट्र थे, मुख्यतः जो यूरोपियन राष्ट्र थे, अपने ट्रूप्स पर, अपने सैनिकों पर उसका विपरीत परिणाम ना हो इसके लिए उन्होंने इसके बारे में कुछ बात नहीं कही। स्पेन इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, इसकी वजह से स्पेन ने क्या किया, उसको डिक्लेयर कर दिया। इसकी वजह से हम कहते हैं स्पेनिश फ्लू। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1918 का ये जो फ्लू है सबसे पहले स्पेन में मिला, नहीं, स्पेन ने उसको डिक्लेयर किया। और आपको अचरज होगा 1918, 1919, 1920 तक ये महामारी पूरे विश्व में फैली गई। पूरे विश्व की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 500 मिलियन यानी रफली 50 करोड़ लोग, वो असिम्प्टोमेटिक होंगे, उसके साथ ही लक्षण वाले होंगे। 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस स्पेनिश फ्लू के चपेट में आ गए। ऑलमोस्ट 50 मिलियन पीपल, 5 करोड़ लोग, ध्यान में रखो, ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों की मृत्यु इस स्पेनिश फ्लू की वजह से होगी। इसकी वजह से जो लोग कहते हैं कि इस तरह की महामारी आई ही नहीं कोविड-19 जैसे, कुछ हद तक वो सच है, लेकिन 1918 का अगर स्पेनिश फ्लू हम देखेंगे तो जो कुछ आंकड़े अवेलेबल है, ये आंकड़े भी बड़े भयावह है। 5 करोड़ लोगों की मृत्यु, इट्स नॉट अ जोक। 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अफेक्टेड, इट्स नॉट अ जोक। तो 1918 का ये स्पेनिश फ्लू था और इस स्पेनिश फ्लू के आधार पर अगर हम कंपेयर करेंगे 2020 के कोविड-19 को, तो बहुत सारी चीजें जो है उसको भी हमें वहां पे कंपेयर करके जो है सीखने को मिलेगी। जैसे सेकेंड वेव ऑफ स्पेनिश फ्लू जो आया था, उससे हमें सीखने की जरूरत है कि फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव जो है वो ज्यादा सीवियर था। तो यहां पे भी जब कभी सेकेंड वेव इस कोविड-19 के पैंडेमिक के आएगी तो जो है वो ज्यादा सीवियर होने की चांसेस है। ऐसे भी और भी बहुत सारी चीजें हमें स्पेनिश फ्लू से सीखने जैसी है। सार्स जो 2002-2003 में आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये सार्स की वजह से पूरे विश्व में जो ऑफिशियल डेटा है उसके अनुसार 8 से 8,500 लोग बाधित हुए थे और उसकी वजह से मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या 800 के करीब थी। 2009 में H1N1, H5N5, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसे जो इन्फ्लुएंजा वायरस से हुए जो आउटब्रेक या पैंडेमिक वहां पे आए थे, उसकी वजह से भी जो है ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन यानी 140 करोड़ के आसपास लोग बाधित हुए थे। बट ये माइल्ड स्वरूप का इन्फ्लुएंजा था और उसकी वजह से जो लोग मृत्यु हुए उनकी संख्या भी बड़ी थी। ऑलमोस्ट विश्व में 1.5 लाख के आसपास लोगों की जो है इसकी वजह से मृत्यु हुई थी। 2012-13 में MERS दैट इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सऊदी अरेबिया से ये बीमारी शुरू हुई और बहुत जल्द उसके ऊपर जो है हमने काबू पाया, लेकिन बहुत ही खतरनाक इस तरह की बीमारी थी। मृत्यु दर बहुत ज्यादा उसमें था और पूरे विश्व में रफली 2,500 से 3,000 लोग इसमें लैबोरेटरी कंफर्म्ड पॉजिटिव पेशेंट्स थे, जिनमें से रफली 800 से 1,000 लोगों की इसकी वजह से मृत्यु हो गई। और 2019 का कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस की वजह से होने वाला ये पैंडेमिक, इसके बारे में तो आपको जानकारी है ही। तो थोड़ा सा पास्ट पैंडेमिक, इसको भी जो है हमने चर्चा में वहां पे रखना चाहिए। अमोल गौड़ी यहाँ पे पूछ रहे कि ये सारा कोरोना पैंडेमिक के बारे में तो हमें सबको पता है, आपने वहां पे बताया भी है, अब तक इसके ऊपर वैक्सीन क्यों नहीं बन पाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और सर्वसामान्य व्यक्तियों के जहन में जो बात आती है, मैं बार बार जो है मीडिया को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वहां पे रखता हूं। हर दिन आप पढ़ते होंगे, कहीं तो भी जो है हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज वहां पे रहती है कि जो है अब कोरोना का खात्मा। क्यों? तो वैक्सीन जो है इजराइल ने खोज लिया, इटाली ने खोज लिया, चाइना ने खोज लिया, वैक्सीन की जो है अभी निर्मित होने वाली है, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है।
ये कोई तो भी नया ड्रग वहां पे निकला है, रेमडेसिविर पूरा जो है खात्मा कर देगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रामबाण उपाय एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अब इसमें जो है सच्चाई नहीं है। क्यों सच्चाई नहीं है? मुख्यतः वैक्सीन से संबंधित बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट मैं यहां पे करता हूं कि जितना कुछ हम वैक्सीन पे डिपेंडेंट है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, बहुत हद तक हमारे हाथ में वैक्सीन से रिलेटेड जो है वो निराशा आएगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? देखो, सबसे पहली चीज, अगर किसी भी चीज का वैक्सीन बनाना है, मान लो इस कोरोना वायरस के खिलाफ अगर वैक्सीन बनाना है, तो पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनेगा या नहीं बनेगा। यही से क्वेश्चन मार्क वहां पे शुरू होता है। हर एक बीमारी के खिलाफ या हर एक संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन बनेगा ही, इसकी गारंटी नहीं। एचआईवी के खिलाफ आज भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बना है। इबोला नाम की बीमारी इतने सालों से जो है विश्व में अलग अलग राष्ट्रों को परेशान कर रही है, इबोला के खिलाफ वैक्सीन वहां पे नहीं मिला। तो इसकी वजह से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन मिलेगा ही, इसकी गारंटी नहीं। बट दूसरा एंगल हम देखते हैं कि यस, कोरोना के खिलाफ जो है वैक्सीन मिल भी सकता है। सो हियर कम्स द सेकंड पॉइंट, इमीडिएटली वैक्सीन मिलेगा क्या? द आंसर इज नो। वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस वैक्सीन बनाने के प्रक्रिया में मुख्यतः 6 अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और इन 6 स्टेजेस को अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये स्टेजेस कंप्लीट करने के लिए 5 साल, 6 साल, 10 साल का समय लगता है। कितना भी फास्ट हम करेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। अब वैक्सीन बनाते वक्त हम क्या करते हैं, ये जो वायरस है, ये वायरस का जो जीनोम है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस वायरस के जीनोम, इस वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर, इस वायरस के एंटीजेन को हमें समझना पड़ेगा। तब जाके तो उसके खिलाफ हम एंटीबॉडीज बना पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेज दैट इज स्टडीइंग, असेसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वायरस, वायरल जीनोम को समझना। अगर वायरल जीनोम को समझना है तो हमें पता है दिस इज अ नोवल, नया वाला कोरोना वायरस है। दिसंबर 2019 में हमें पता चला है। हार्डली कुछ महीनों में जो है इससे संबंधित रिसर्च करने में हमें इनिशियली दिक्कतें आई। ठीक है, वायरल जीनोम का रिसर्च हो गया, पूरे विश्व में अलग अलग संस्थाएं इसके संबंध में काम कर रही है। अब वायरल जीनोम का स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन से एंटीजन के खिलाफ उसका आधार लेके हम वैक्सीन बना सकते हैं। स्पाइक प्रोटीन, जो आपने इस कोरोना वायरस के वायरल जीनोम से संबंधित स्पाइक प्रोटीन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैटेलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। तो उसके खिलाफ जो है हमारा संशोधन वहां पे चल रहा है। सो सेकंड स्टेज, जिसे हम कहते हैं वैक्सीन कैंडिडेट, किसके खिलाफ वैक्सीन हम बना सकते हैं। फिर ये सारा रिसर्च होने के बाद अगला जो स्टेज हमारा वहां पे आएगा, अलग अलग तरह के ट्रायल हमें करने पड़ेंगे। वैक्सीन बनाने से पहले आपको जो है प्री क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ेंगे। आपको जो है एनिमल्स के ऊपर उसकी टेस्ट करनी पड़ेगी। एनिमल्स के ऊपर सक्सेसफुल होने के बाद फिर मनुष्य प्राणी के ऊपर आपको करनी पड़ेगी, वॉलंटियर्स के ऊपर करनी पड़ेगी, पेशेंट्स के ऊपर करनी पड़ेगी। आपको यह देखना पड़ेगा ये वैक्सीन तो बना है, लेकिन ये वैक्सीन की इफिकेसी कितना है, कितना इफेक्टिव है, इसके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसको जो है किसकी कितनी मात्रा में हमने यूज करना चाहिए। और ये सारे स्टेजेस, सारे कंट्रोल्ड ट्रायल्स, सारे थेरेपेटिक ट्रायल्स जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब जाके हम वैक्सीन बनाएंगे, तब जाके हम एफडीए का अप्रूवल लेंगे, तब जाके जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ये सारी प्रक्रिया करने के लिए कम से कम 1 साल 1.5 साल का समय तो लगेगा। इसकी वजह से 2020 तक इस वैक्सीन का निर्माण फुल फ्लेज में हो पाएगा क्या? देयर आर क्वेश्चन मार्क्स। यानी पहली चीज मैंने कहा कि सचमुच में कोरोना वायरस की वैक्सीन के खिलाफ वैक्सीन बनेगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, बनेगा, जरूर बनेगा, बट ये बनने के लिए इमीडिएटली ये बनेगा क्या, 1 महीने में बनेगा क्या? द आंसर इज नो, इसके लिए समय लगेगा। दैट इज सेकंड थिंग। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, वैक्सीन बना भी लिया तो हमने ये मान के नहीं चलना चाहिए कि वैक्सीन यानी जो है इट्स अ मैजिक वैन, वैक्सीन बन गया और 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हर एक कोई वहां पे कह रहा है, और इसका मुझे बड़ा अचरज लग रहा है कि हमारे पॉलिटिशियंस भी 100% उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी आरोग्य व्यवस्था भी 100% उसके ऊपर जो है वहां पे डिपेंडेंट है। अगर वैक्सीन बनता है तो सर्टेनली इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए जो है हमें बहुत सारी मदद होगी। लेकिन वैक्सीन की इफेक्टिविटी, आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूं, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ वैक्सीन है जिसे हम कहते हैं बीसीजी। डू यू नो व्हाट इज द इफेक्टिविटी ऑफ बीसीजी?
0 to 67%, 67% उसकी इफेक्टिविटी है। इसका ही मतलब अगर 100 लोगों को मैं बीसीजी का वैक्सीन देता हूं तो 67% ही ट्यूबरकुलोसिस से लोगों का जो है उस वैक्सीन की वजह से बचाव होता है। इसका मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी कि 33% लोगों में वैक्सीन देने के बाद में भी बीमारी हो सकती है। सेम इज ट्रू अबाउट कोरोना वायरस। ये वैक्सीन बनेगा लेकिन फिर भी वो कितना इफेक्टिव है, 90% है, 50% है, 40% है, इसको हमें देखना पड़ेगा। सो टाइम, थर्ड इज इफेक्टिविटी, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमें ध्यान में देना है, आपने वैक्सीन बनाया, किस आधार पर बनाया? उस वायरस का स्ट्रक्चर, जीनोम, एंटीजेन आपने जो है उसका स्टडी किया और उस एंटीजेन के खिलाफ आपने वैक्सीन वहां पे बनाया। दिस वैक्सीन्स दे आर वेरी नोटोरियस, बड़े डेंजरस और खतरनाक होते हैं। ये वैक्सीन क्या करते हैं पता है? ये वायरसेस क्या करते हैं पता है? खुद को सस्टेन करने के लिए ये वायरसेस हमेशा खुद में बदलाव करते रहते हैं। उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक चेंज। यानी आपने एक जेनेटिक आधार पर वैक्सीन बना लिया, ये वैक्सीन 1 साल के बाद आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन 1 साल में ये ओरिजिनल जो वायरस था उसने खुद में बहुत सारे बदलाव कर दिए, उसने खुद में बहुत सारे जेनेटिक स्ट्रक्चर कर दिए, म्यूटेशंस कर दिए। तो 1 साल के बाद वाला जो वायरस होगा उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो आपने जो वैक्सीन बनाया हुआ है वो 1 साल के बाद में भी ये नए वाले म्यूटेटेड वायरस पे इफेक्टिव रहेगा कि नहीं, ये भी बड़ा प्रश्न है। सो जेनेटिक म्यूटेशंस, वायरल म्यूटेशंस, ये वायरस खुद में जो है जो बदलाव करता है, उस बदलाव की वजह से ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव रहेगा उसके बारे में भी बड़े प्रश्नार्थक चिन्ह है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वैक्सीन कितना इफेक्टिव रहेगा, वैक्सीन को क्यों देर लग रही है, इन सारी चीजों को जो है आपने समझना जरूरी है। और ये वैक्सीन के बारे में मैंने जो चीज आपको बताई, इससे संबंधित मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। इफ आप अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो मेरी एक वेबसाइट है www.satishDhage.com, SATISHDHAGE.com। उसके ऊपर का वायरस अपना वैक्सीन से संबंधित की खरोखरच कोरोनाची लस बनणार का, मराठी में ये एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, जो ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले ही मैंने बनाया था, और तब भी मैंने वही चीज कही थी कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आपने जो है वैक्सीन के बारे में सोचना चाहिए। और भी बहुत सारे प्रश्न हमारे मित्र यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय इंडियाज मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम एंड व्हाट आर द नीड्स टू कर्ब और कंट्रोल दिस वायरस, इज लॉकडाउन द ओनली ऑप्शन टू कंट्रोल दिस पैंडेमिक? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अनिकेत ने कहा है, सर सीरम इंस्टीट्यूट पुणे said that they have collaborated with Britain in making vaccine and it will be available by September. What is the truth? अनिकेत, जस्ट जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्टेनली बहुत आगे के हद तक उनका वैक्सीन निर्मित से संबंधित जो है उनका काम वहां पे बड़ा है, बट मेरे बेसिकली कहना वही है कि वैक्सीन आप बना भी लोगे तो भी वो वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, उसके ट्रायल्स कितने इफेक्टिव होते हैं, कितने पैमाने पे आप उसका निर्माण कर सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो आपने वैक्सीन बनाया है वो वैक्सीन यूज में आने तक कुछ महीनों का, कुछ वर्षों का समय जाएगा, तब तक इस ओरिजिनल कोरोना वायरस में कितने म्यूटेशंस हुए हैं इसको भी आपने ध्यान में लेना है। एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, दिसंबर 2019 का वुहान वायरस, और अभी जो है हम ऑलमोस्ट मई महीने के शुरुआत में है, हार्डली 4 से 5 महीने कंप्लीट हुए हैं। 4 से 5 महीने में इस ओरिजिनल वायरस के जो है 10 म्यूटेटेड टाइप्स, 10 जेनेटिक चेंज हुए वायरस के टाइप आपको इटाली में, जर्मनी में, चेन्नई में, वुहान में, अमेरिका में पाए गए। तो आप वैक्सीन बनाओगे तो वो वैक्सीन 1 साल के बाद में भी उतना ही इफेक्टिव रहेगा कि नहीं, देयर आर क्वेश्चन मार्क्स। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये वैक्सीन इफेक्टिव रहेगा ही नहीं, बट इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम वैक्सीन पे कितना डिपेंडेंट रहना चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनका क्लेम है वो बिल्कुल बराबर है, बट मेरा प्रश्न है कि वैक्सीन आने के बाद में भी, इतना हो हल्ला करने के बाद में भी वो कितना इफेक्टिव रहेगा, उसको जो है हमें समझना जरूरी है। शिवम ने प्रश्न पूछा है, सर इज द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन टू लीव विद कोविड-19 इज गुड और नॉट? मेरे ख्याल से दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। लास्ट में जो है ये हम चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट नेक्स्ट। मेरे ख्याल से लिविंग विद कोविड, आप जो है इस रियलिटी को हमें समझना पड़ेगा,
और उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। द कंसेप्ट ऑफ सोशल वैक्सीन, बिहेवियरल चेंजेस रादर देन गोइंग बिहाइंड द ड्रग्स। नए नए ड्रग्स, नए नए वैक्सीन, नई नई चीजें, नए नए जो है कर्फ्यू, इसके आगे बढ़ते हुए हमें बिहेवियरल चेंजेस पे फोकस करना पड़ेगा। मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। सर, क्या ये वायरस सच में चाइना के लैब में बना है? अगेन, बायोलॉजिकल वेपन हम जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि ये एनबीसी वॉरफेयर चल रहा है। चीन एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध अमेरिका के साथ लड़ रहा है, और ये किसी अणु बॉम्ब या जिसे हम कह सकते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब के माध्यम से नहीं, तो एक कुछ माइक्रोन की साइज वाले वायरस के माध्यम से कर रहा है, और उसको लैब में बनाने का प्रयास, वुहान के लैब में बनाने का प्रयास चाइना ने किया। अब देयर आर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स। कुछ जो है इसके बारे में पॉजिटिव चीजें मिलती है, तो कुछ जो है इसके विरोधाभास में चीजें मिलती है। इससे संबंधित भी एक सेपरेट वार्ड, एक वीडियो मेरे www.satyjagge.com पे मैंने वहां पे अपलोड किया हुआ है, जिसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर, चाइना का इस एंगल से मैंने वहां पे चर्चा की है। और दूसरी चीज, इज कोरोना वायरस अ बायोलॉजिकल वेपन, इसके बारे में भी ऑलमोस्ट एक आधा घंटे का वीडियो मैंने वहां पे बनाया हुआ है। तो देयर आर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स। मेरा आपको सजेशन ऐसा रहेगा कि अगर आप और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, तो जो है उन वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी वहां पे मिल सकती है। सर, एनिमल को जो कोविड-19 हुआ है वो इंसानों को हो सकता है क्या? बेसिकली हम कहते हैं कि बैट के माध्यम से, वटवाघुड़ मराठी में हम जिसे कहते हैं, तो बैट के माध्यम से ये बीमारी हमें आई है। इसे हम कहते हैं जूनोटिक डिसीज। जू इज एनिमल। सो ओरिजिनली ये बीमारी एनिमल्स की थी, और बैट से जो है ये ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य प्राणी में आई है। और अब एनिमल्स रह गए बाजू में, बैट रह गए बाजू में। इस वायरस ने खुद में ऐसे जेनेटिक बदलाव कर दिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैल रही है। इसे ही हम कहते हैं कोविड-19। सो ओरिजिनली इट वाज अ एनिमल डिसीज, जूनोटिक डिसीज, बट अब जो है ये इट्स अ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो अब जो है एनिमल डिसीज का इसमें कुछ एस्पेक्ट नहीं रहा है, मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वहां पे हो रहा है, क्योंकि उस वायरस ने खुद में कुछ जेनेटिक चेंजेस कर लिए हैं, जिसके माध्यम से ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर पा रहा है। सर, और कितना टाइम लगेगा इसे कंट्रोल करने में, और सिर्फ लॉकडाउन काफी है क्या इसे कंट्रोल करने में? आई विल कम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फ्यूचर के बारे में क्या करना है, आपके 2-3 लोगों के इसके बारे में प्रश्न है। प्लाज्मा थेरेपी ये यहाँ पे यूज हो रही है क्या? ये अच्छी है जो कुछ लोगों पे यूज हो रही है। ओके, प्लाज्मा थेरेपी भी एक अच्छा प्रश्न वहां पे पूछा है। एंड अनदर क्वेश्चन अनिकेत ने पूछा है, कैन वी कंट्रोल दिस म्यूटेशन? देखो, व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन यानी सडन और एब्रप्ट जेनेटिक चेंजेस। उस वायरस ने खुद के जेनेटिक स्ट्रक्चर में उसको सस्टेन करने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए जो कुछ बदलाव किए हैं, उसे हम म्यूटेशन कहेंगे, जेनेटिक चेंजेस करेंगे। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। वो वायरस ये जो कुछ कर रहा है, खुद को बचाव करने के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए, नेचर का रूल है भाई। आप उसको मारने की कोशिश करोगे, वो जो है खुद को बदलाव इस तरीके से करेगा कि वो खुद का बचाव करने की कोशिश करेगा। तो फिर ये बचाव अगर करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या इसके लिए जो है आप प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसके म्यूटेशन को आप नहीं रोक सकते हो। म्यूटेशन की प्रक्रिया, उसमें जेनेटिक चेंजेस की प्रक्रिया वो खुद होके करता रहेगा। आपको ख्याल रखना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से वो मनुष्य प्राणी को, ह्यूमन बींग्स को खतरनाक हो रहा है। आप उस एंटीजन के खिलाफ, उस जेनेटिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज बनाओ, कोई वैक्सीन बनाओ, कोई ड्रग बनाओ, जिसके माध्यम से आपको खतरा ना हो। सो कैन वी कंट्रोल द म्यूटेशन? द आंसर इज नो। वैष्णवी में जो प्रश्न पूछा था प्लाज्मा थेरेपी, अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? मान लो मैं जो हूं आज यहां पे खड़ा हूं, और यहां पे जो है आज मुझे ये कोरोना वायरस का जो है कोविड-19 का इंफेक्शन मुझे हो जाता है। अब जैसे ही ये वायरस मेरे बॉडी में गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही ये वायरस मेरे बॉडी में जाता है, इमीडिएटली अगले मिनट से जो है मुझे खांसी शुरू नहीं होगी, अगले मिनट से जो है मुझे हाई ग्रेड फीवर नहीं आएगा। ये वायरस मेरे बॉडी में जाएगा, सेल को अफेक्ट करेगा, वहां पे वो खुद को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा।
1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 16 बनेगा, 16 से 256 बनेगा। हम जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा, खुद की संख्या बढ़ाएगा। जब वो खुद की संख्या बढ़ाएगा तो उसको टाइम लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन टाइम लगेगा। वो खुद का मल्टीप्लिकेशन करते जा रहा है। अब जब वो मल्टीप्लाई करेगा, तब जब उसका नंबर बढ़ जाएगा हमारे शरीर में, तब क्या करेगा, वो मेरे शरीर पे अफेक्ट करना शुरू करेगा। मेरे शरीर पे जो है, मेरे सेल्स पे, मेरे अलग अलग ऑर्गन्स पे उसका जो है कुछ परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और उन परिणामों की वजह से मुझे क्या होगा, कुछ लक्षण दिखाई देंगे, कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। मुझे हाई ग्रेड फीवर होगा, मुझे खांसी होगी, मेरा नाक बहने लगेगा, मेरे जो है बॉडी एक होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हम इसे कहते हैं दीज आर द सिम्टम्स। अब ये सिम्टम्स आने में रफली हम कहते हैं कि ये सिम्टम्स आने में रफली एक 5 दिन का आपको समय लग सकता है। यानी ये वायरस मेरे बॉडी में गया और 4 से 5 दिनों के बाद में ये वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है और मेरे बॉडी में जो है ये सिम्टम्स आ रहे हैं। 5 दिन से लेके 8 दिन तक, 10 दिन तक, ऑलमोस्ट 14 दिनों तक ये सिम्टम्स मेरे बॉडी में वहां पे दिखाई देंगे। और फिर मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी भी जो है उसके खिलाफ फाइट करने की कोशिश करेगी। मेरे बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिकार शक्ति है, वो क्या करेगी, उस एंटीजन के खिलाफ, उस वायरस के खिलाफ, उस वायरस के प्रोटीन के खिलाफ, उस वायरल एंटीजन के खिलाफ मेरी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। अब मेरे बॉडी ने जो एंटीबॉडीज बनाए हैं उनमें से एक जो होगा उसे हम कहेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG, और एक जो होंगे उन्हें हम कहेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये एंटीबॉडीज है। ये एक तरह के पदार्थ जो वायरल एंटीजन का खात्मा करेंगे, उनके साथ फाइट करेंगे। सो दीज एंटीबॉडीज आर इंपॉर्टेंट। मेरे बॉडी ने ये बनाए हुए एंटीबॉडीज बड़े महत्वपूर्ण पदार्थ है जो उन एंटीजन के खिलाफ फाइट करेंगे, प्रोवाइडेड मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो। मेरी इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो वो एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में बनेंगे ही नहीं और उन एंटीजन को वो खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो एंटीबॉडीज बनेंगे, वो एंटीबॉडीज के साथ फाइट करेंगे और वो एंटीबॉडीज जो है उस वायरल एंटीजन को मार देंगे। 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद गबरू जवान फिर से आपके साथ डिस्कस करने के लिए सामने आ जाएगा। दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर। अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो जो है 2-3 हफ्तों में मैं उसको जो है हरा दूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन आगे जब मैं बढ़ूंगा, मैं तो ठीक हो गया, मैं रिकवर हो गया। मेरे बॉडी में, मेरे ब्लड में, मेरे ब्लड के प्लाज्मा में ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज बने हुए हैं। ऑलरेडी एक तरह के ये संरक्षक पदार्थ एंटीबॉडीज मेरे बॉडी में बड़े हुए हैं जो वायरल एंटीजन के खिलाफ, इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो है बड़े महत्वपूर्ण है। तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, डॉक्टर ने जो है मुझे देखना चाहिए कि मेरे बॉडी में वो एंटीजन है क्या। मेरी टेस्ट कर दी RT-PCR, वो निगेटिव आ गई। मेरे बॉडी में वो एंटीबॉडीज है क्या। अब मैंने क्या करना है, ये प्लाज्मा के जो एंटीबॉडीज है, अगर डॉक्टर मेरा खून लेते हैं उसमें कि ये एंटीबॉडीज अलग साइड में निकालते हैं और मेरे अस्पताल में जो अभी नए नए कोरोना के पेशेंट्स ऐड हुए हैं जो कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं, अगर ये एंटीबॉडीज मैं उन पेशेंट में देता हूं, उनमें जो है इंजेक्शन के माध्यम से मैं देता हूं, तो वहां पे ये संरक्षक पदार्थ उनके बॉडी में जा रहे हैं और ये संरक्षक पदार्थ उन वायरल एंटीजन का खात्मा कर देंगे, वहां का वायरल लोड कम कर देंगे और उनको बीमारी से बाहर निकालेंगे। प्लाज्मा में के एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके दूसरे पेशेंट में के वायरल एंटीजन का खात्मा करना, कोरोना वायरस के एंटीजन का खात्मा करना, ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में इसके संबंध में ट्रायल्स चल रहे हैं। कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हुए हैं, दिल्ली में ये सक्सेसफुल हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पहला जो केस था हमारे मुंबई में प्लाज्मा थेरेपी का, वो अनसक्सेसफुल रहा। कहीं पे सक्सेसफुल हुए हैं, कहीं पे अनसक्सेसफुल हुए हैं, बट आने वाले दिनों में एटलीस्ट जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें प्लाज्मा थेरेपी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। सो इज प्लाज्मा थेरेपी यूजफुल? पार्शियली यस, अंशतः उसका आंसर हाँ है। अब इसका दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, सामान्य जनता में जो डर है कि किसी को कोरोना हो गया यानी मामला खत्म, ना उसको सोसाइटी में आने देते हैं ना कुछ होने देते हैं। अरे भैया उसका ट्रीटमेंट हो गया, वो अब निगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी
अब जो है एक तरह का वो देवदूत बन गया है, एंजल बन गया है। क्यों? क्योंकि वो तो जो है अब पॉजिटिव नहीं रहा, वो निगेटिव हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी उसके बॉडी में जो है वो पॉजिटिव एंटीबॉडीज है और 10 लोगों को जो है उस बीमारी से वो बचा सकता है, उनको जो है कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकाल सकता है। तो उस व्यक्ति का धन्यवाद अदा करने के बजाय हम जो है उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको सोसाइटी में नहीं आने देते हैं, उसको आसपास फिरकने नहीं देते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से, अकल ना होने की वजह से, मेडिकल नॉलेज ना लगाने की वजह से। उसको डिस्क्रिमिनेट करने का, उसके साथ भेदभाव करने का कोई सवाल ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई प्लाज्मा थेरेपी और उसके एंगल से इस डिस्क्रिमिनेशन वाले एंगल को भी हमने समझना बहुत बहुत जरूरी है। वेल, और एक प्रश्न पूछा गया है, व्हाट अबाउट असिम्प्टोमेटिक कोरोना एंड हाउ इट विल बी डिटेक्टेड। असिम्प्टोमेटिक कोरोना यानी जिसमें लक्षण नहीं दिखाई देते। अभी मैंने सारी प्रक्रिया आपको बताई, जिसमें मैंने बताया कि वायरस जाने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा, फिर कुछ दिनों के बाद में जो है वो लक्षण आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों में ये लक्षण दिखाई ही ना दे। दो तरह के केस है, जैसे मैंने कहा ये वायरस मेरे बॉडी में अभी आया और मान लो एक 4-5 दिनों के बाद में मुझ में लक्षण दिखना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये 4-5 दिनों में ये वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है और जब एक नंबर बनेगा तब जाके लक्षण देगा। तो इन 4-5 दिनों में, यानी डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4, डे नंबर 5, मुझे भी पता नहीं कि मैं कोरोना से बाधित हूं। क्यों? क्योंकि मुझ में लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे। तो उस 4-5 दिनों के दौरान मुझ में तो लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, मुझे पता भी नहीं कि मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन लक्षण ना दिखते हुए भी मेरे बॉडी में वो वायरस है। लक्षण ना दिखते हुए भी अगर मैं खांसता हूं, अगर मैं छींकता हूं और ना रुमाल रखता हूं, ध्यान में लेना होगा। अब दूसरा एंगल हमने यहां ध्यान में लेना है। दूसरा एंगल यह है कि हो सकता है फॉर एग्जांपल ये वायरस मेरे बॉडी में गया और मुझ में कोई लक्षण दिखा ही नहीं दिया, 5 दिनों के बाद में भी नहीं, 10 दिनों के बाद में भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वायरस मेरे बॉडी में गया, लेकिन मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उस इम्यूनिटी की वजह से उस वायरस को मैंने कंट्रोल कर दिया। उस वायरस की वजह से जो है मुझ में लक्षण ही नहीं दिखाई दिए और ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद मेरे बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो गए। एक भी लक्षण ना दिखते हुए मेरे बॉडी में वो एंटीबॉडीज तैयार हो गए। हो सकता है सचमुच में अगर इस मोमेंट पे आप मेरा ब्लड सैंपल वहां पे लोगे तो मेरे बॉडी में आपको एंटीबॉडीज दिखाई देंगे, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि कोरोना का इंफेक्शन मुझे कब हो गया। इसकी वजह से ही असिम्प्टोमेटिक कैरियर की संख्या लोगों में ज्यादा है। अब असिम्प्टोमेटिक कैरियर इनिशियल स्टेज में रहेंगे, बाद में के स्टेज में अगर मुझे वो इन्फेक्शन हो गया, मुझ में कोई लक्षण नहीं दिखे, तो बाद में के स्टेजेस में मेरे बॉडी में जो है एंटीबॉडीज तैयार हो गए, मुझे डरने की बात नहीं। एक तरीके से जो है मुझ में वो इम्यूनिटी तैयार हो गई, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं। तो यूजुअली जो मिडिल एज्ड पॉपुलेशन है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनमें ना हाइपरटेंशन है, ना डायबिटीज है, ना कैंसर है, ना कोई बड़ी बीमारी है, जिनका इम्यूनिटी जिनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी है, तो उनमें जो है ऑटोमेटिकली इस तरह के एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। और यही पे मेरा अगला प्रश्न आता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सर आगे क्या, या हमें जो है कोविड के साथ आगे कैसे वहां पे रहना है। सो हियर कम्स द सॉल्यूशन। ना वैक्सीन की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, ना बाकी किसी ड्रग की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, ना लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। लॉकडाउन इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता, 1 महीना, 2 हफ्ता, आप जो है सर्टनली आने वाले 1 साल तक, 2 साल तक तो लॉकडाउन नहीं कर सकते हो। लॉकडाउन के माध्यम से जो है हमने हमारी हेल्थ केयर में जो है तैयारी कर ली, हमने जो है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर दिया। इस तरह के कुछ फायदे हुए और कुछ हद तक इसका ट्रांसमिशन, कुछ हद तक मैं कह रहा हूं, इसका ट्रांसमिशन रोकने में मदद होगी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए मेरे ख्याल से सोशल वैक्सीन, बिहेवियरल चेंजेस, वी हैव टू लीव विथ कोविड-19। इसका मतलब क्या? हमें मान के चलना है कि ये वायरस के साथ हमें रहना है। ये 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 17 मई को, जून को, जुलाई को जाने वाला नहीं, ये वायरस रहने वाला है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? पहली चीज, 2-3 चीजें अभी बड़े ध्यान से सुनो, आगे की इसमें जो है इन जनरल समाज ने, सरकार ने क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, इस बीमारी के बारे में जो भय, जो कैओस, जो पैनिक फैला हुआ है, वो बिल्कुल गलत है।
अब तक का जो डेटा है उसके आधार पर आपको पता है कि यह वायरस अगर आपको इन्फेक्ट करता है, लोगों को इन्फेक्ट करता है, इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से कितने लोगों की मृत्यु होती है? द आंसर इज 3%। मोर्टेलिटी रेट ऑफ दिस डिसीज इज 3%। इसका मतलब मान लो हम 100 लोग यहां पे बैठे हुए हैं, मान के चलो कि हम 100 लोगों को जो है इस वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो मोटा मोटी तौर पर हम में से 3 लोगों की वहां पे मृत्यु होगी। मोर्टेलिटी रेट इज 3। इसका ही मतलब क्या? 97% ऑफ द पीपल दे आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ कोरोना। उनकी मृत्यु नहीं होगी। यस, हो सकता है उसमें से कुछ लोग बीमार पड़ेंगे, हो सकता है उनको खांसी होगी, हो सकता है निमोनिया होगा, हो सकता है वो अस्पताल में जाएंगे, हो सकता है उनको ऑक्सीजन लगेगा, करेक्ट, लेकिन वो मरेंगे नहीं। मरेंगे कितनी? रफली 3%, यानी 97% पीपल कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद वो रिकवर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। इसकी वजह से ये मान के चलना कि मान लो मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, खत्म ही हो गया भाई, सारा मामला खत्म, चलो मृत्यु पत्र बना दो अगर कुछ संपत्ति है तो, इमीडिएटली विल बनाना, इमीडिएटली जो है उसकी वजह से हंगामा करना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, बीमारी हो गई, इट इज टू बैड, बट जो है देयर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ हफ्तों के बाद जो है मैं ठीक हो जाऊंगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब जो लोगों की मृत्यु होती है, या मान लो जिन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, निमोनिया होगा, बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, यूजुअली किन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? नॉर्मली ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं, जिनको पहले से हाइपरटेंशन की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, जो ऑलरेडी कैंसरस पेशेंट्स है, जिनको जो है लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसीजेस है, इन लोगों में जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑलरेडी आप बीमार हो पहले से और इस तरह का वायरस फिर से आ गया, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी कि इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनमें से कुछ लोगों का जो है मृत्यु भी वहां पे हो जाए। यानी यहां पे मृत्यु का प्रमाण कंपैरेटिवली 3% के आसपास है, 3 से 4%। अलग अलग राज्यों में आगे पीछे ये आंकड़ा वहां पे होगा, बट ऑन एन एवरेज इट इज 3%। इसका ही मतलब 97% पीपल दे आर गोइंग टू रिकवर। तो इतना इससे डरने की जरूरत है क्या? द आंसर इज नो। जो डेटा कहता है कि 100 में से रफली 70 से 80% लोग असिम्टोमेटिक है, पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मुझ में लक्षण ही नहीं दिखाई दिए, या एब्सोल्युटली माइल्ड सिम्टम, सर्दी खांसी नॉर्मल वाली चीज है। रफली 10 से 15% लोग जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा, उनको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। 5% लोग हैं जिनको आईसीयू की सर्विस लगेगी। उनमें से भी 1% लोग हैं जिनको सचमुच में वेंटिलेटर पे लगाया जाएगा। और ये सारा देखते हुए कि यानी तो फिर दूसरा आपका काउंटर आएगा, सर आपने ये बात बताई है तो हमें पता है 3% मोर्टेलिटी रेट है, आप जो कह रहे हो सही है, बट सर जरा देखो अमेरिका की तरफ, वहां पे तो जो है हजारों लोग मर रहे हैं, 70,000 लोग मर गए। सर अमेरिका के ये हाल है तो हमारा क्या होगा? आई एग्री विथ यू, वहां पे जो है 70,000 से ज्यादा लोग मर गए, बट थोड़ा सा डिटेल में जाओ ना, कि अगर वहां पे 70,000 लोग मरे हैं तो वो कौन मरे हैं, किस लिए मरे हैं? अगर आप माइक्रो एनालिसिस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा इनमें से मैक्सिमम ऑलमोस्ट 70 से 80 कि कितने है, ज्यादा महत्व मेरे पॉइंट से जो है कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो जिनकी मृत्यु हुई है पे मैक्सिमम लोग, दो चीजें आपको बिल्कुल वहां दिखाई देगी, उनमें से मैक्सिमम लोग दे आर अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 साल, पैसे ज्यादा उनकी उम्र है। उम्र अगर ज्यादा है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिकार शक्ति कंपैरेटिवली कम हो गई है, इसकी वजह से इस तरह की वायरल बीमारी आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर सीनियर सिटीजंस, देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर पीपल अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, 70 ईयर्स। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, उसका डेटा आप चेक करो। एक दूसरा, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में भी उनकी मृत्यु हो गई है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यंग एज में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनमें कोमॉर्बिडिटीज है। कोमॉर्बिडिटीज यानी क्या? जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी दूसरी कुछ बीमारियां हैं, ऑलरेडी डायबिटीज है, ऑलरेडी किडनी का उनमें बीमारी है, ऑलरेडी लीवर का बीमारी है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था लेकिन वैसी बीमारी है, और फिर कोरोना के साथ वो और कॉम्प्लिकेट हो गई और मृत्यु हो गई। सो कोमॉर्बिडिटीज एंड हायर एज ग्रुप, दे आर द रिस्क ग्रुप। उनमें जो है मृत्यु होने का,
उनमें जो है कॉम्प्लिकेशंस होने का प्रमाण ज्यादा है। तुम में हम में कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेशंस होने के का जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। अब इससे आता है आगे का मुद्दा, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन। सुनने के लिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट सॉल्यूशन इज बिहेवियरल चेंज, सॉल्यूशन इज हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड यानी क्या होता है, इट्स अ ग्रुप, इट्स अ ग्रुप। सो हर्ड यानी एक तरह का ग्रुप, सो ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी, देश, अगर ओवरऑल उस सोसाइटी में, उस देश में, उस वायरस के खिलाफ, उस बीमारी के खिलाफ अगर प्रतिकार शक्ति तैयार होती है तो हम कहेंगे हर्ड इम्यूनिटी तैयार होगी। जैसे पोलियो, पोलियो को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, पल्स पोलियो रविवार, उस दिन जो है 5 साल से कम उम्र के सारे बच्चों को हम इंजेक्शन लगाते हैं, या मान लो पोलियो के ड्रॉप्स हम देते हैं, और उसके माध्यम से हर्ड इम्यूनिटी हासिल करते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन, उन बच्चों की मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो है उस तरह की इम्यूनिटी प्राप्त हो। अब इस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी कैसे आएगी, दो तरीके से आएगी। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश को जो है इसके खिलाफ इम्यूनिटी कैसे आएगी, दो तरीके से आएगी। एक, अगर डायरेक्टली मुझे इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मैंने कहा अगर वो इन्फेक्शन हो गया और मेरे बॉडी में वो एंटीबॉडीज तैयार हो गए, तो जो है आने वाले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना मुझे डरने की बात नहीं है, फिर से मुझे कोरोना नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं। और मैंने ये भी पॉइंट वहां पे आपको बताया कि यहाँ पे यूजुअली जो यंगर एज ग्रुप है, हट्टे कट्टे नौजवान है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम है, उनमें मृत्यु होने के चांसेस कम है। मान लो गलती से मुझे वो अगर इन्फेक्शन भी हो जाता है तो भी मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे, और एक तरह का एंटीबॉडीज की वजह से जो है एक तरह का संरक्षण मुझे मिल जाएगा। तो सोसाइटी में कुछ लोग, उनको पता चले ना चले, उनको जो है इतना सारा पैमाने पे ये बीमारी फैल रही है, इन्फेक्टिविटी फैल रही है कि इसकी वजह से उनको जो है इन्फेक्शन हो जाएगा और एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे। और बचे खुचे कुछ लोग जो रहेंगे, उनको आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में जब वैक्सीन बन जाएगा, जब हम उनको वैक्सीन देंगे, वैक्सीन देते हैं यानी क्या करते हैं, एक तरह का वो वायरस, एक तरह का वो वायरल एंटीजन जिसकी डिसीज करने की कैपेसिटी, पोटेंसी, उसकी क्षमता, उसको कम किया हुआ वायरस हम हमारे बॉडी में देते हैं, दैट इज व्हाट वैक्सीन। तो कुछ लोगों को वैक्सीन के माध्यम से और कुछ लोगों को डायरेक्टली नेचुरल इन्फेक्शन के माध्यम से अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगे। यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन को जब एंटीबॉडीज बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी, बाकी लोगों में भी इस वायरस का प्रमाण कम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट, जो नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन इसके कॉम्बिनेशन से हमें करना पड़ेगा। और इसके लिए आगे किसको जाना पड़ेगा, यंग एज ग्रुप, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी है। सो हियर कम्स द पॉइंट नंबर 2, हर्ड इम्यूनिटी इज द सॉल्यूशन। सिर्फ लॉकडाउन, सिर्फ बाकी चीजें ये सॉल्यूशन नहीं। तो फिर तीसरे लोग बोलेंगे सर तो फिर ये अननेसेसरी टाइम पास किया, लॉकडाउन ये सारी चीजें आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं जरूर करनी चाहिए, ये हर्ड इम्यूनिटी वाला कंसेप्ट है, लेकिन उसके साथ ही हमने बिहेवियरल चेंजेस, सोशल वैक्सीन, ये कोरोना वायरस इतने जल्दी जाने वाला नहीं है, आने वाले कुछ महीने, कुछ साल ये हमारे साथ रहने वाला है, और उससे हमें नुकसान कम हो, ये अगर हमें करना है तो वैक्सीन के साथ में ही हर्ड इम्यूनिटी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन यानी बिहेवियरल चेंजेस, यानी हम में से हर एक व्यक्ति ने कुछ बेसिक बिहेवियरल चेंजेस करने चाहिए। और वो बिहेवियरल चेंजेस कौन से, जैसे हम कहते हैं 3 महत्वपूर्ण चीजें। ये बीमारी कैसी फैलती है, रेस्पिरेटरी रूट के माध्यम से। तो कोई पॉजिटिव भी वहां पे होगा तो उससे मेरा रक्षण कैसे होना चाहिए, नंबर 1, आई शुड यूज द मास्क। लोग अगर मास्क यूज करेंगे तो उसके माध्यम से सर्दी, खांसी या रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन के माध्यम से इस वायरस का ट्रांसमिशन कम हो सकता है। सो यूज ऑफ सर्जिकल मास्क। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ओवर क्राउडिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, अंतर, स्नीजिंग डिस्टेंस हम जिसे कहते हैं, रफली 6 फीट का अंतर 2 व्यक्ति में हमने रखना चाहिए। यानी खांस भी दिया तो भी जो है उतने पैमाने पे वो सारे पार्टिकल्स हमारे नाक में, हमारे मुंह में ना जाए दूसरे व्यक्ति से। सो अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग, अवॉइडिंग सोशल डिस्टेंस। हैव यू नोटेड, एक चीज थोड़ा सा साइड में मैं जा रहा हूं, कि जितने सारे ज्यादा केसेस आए, मान लो SRPF के ग्रुप में 72 केस आ गए, मान लो नूर कॉलोनी में आ गए, मान लो XYZ कॉलोनी में आ गए, धारावी में आ गए, ऐसी सारी जगह जहां पे ज्यादा केसेस आए हैं, ये ऐसी जगह है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे ओवर क्राउडिंग ज्यादा है, जहां पे स्लम एरिया की वजह से लोग जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा पैमाने पे आते हैं, तभी जाके ये डिसीज
बड़े पैमाने पे वहां पे फैला है। सिर्फ रास्ते से जाने से ये जो है डिसीज होने की चांसेस कंपैरेटिवली इस स्टेज में कम है। सो मैंने जैसे यहाँ पे सॉल्यूशंस बताए, सॉल्यूशन में हर्ड इम्यूनिटी, सॉल्यूशन में वैक्सीन का डेवलपमेंट, सॉल्यूशन में सोशल वैक्सीन, बिहेवियरल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ मास्क हमें रेगुलरली करना पड़ेगा, ओवर क्राउडिंग को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और मान लो ये करने के बाद में भी किसी निर्जीव वस्तु पर, चेयर पर, टेबल पर, कहीं पे भी अगर वो वायरस पड़ा हुआ होगा किसी के खांसने की वजह से, जिसे हमें पता नहीं, वहां पे हमने हाथ लगाया और बाद में 1-2 घंटे के बाद नाक को हाथ लगाया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे जाए। सो बार बार जो है साबुन से, पानी से हाथ धोना, जहां पे पॉसिबल है वहां पे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, जिसके माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइड या स्पिरिट, अल्कोहल के माध्यम से ये वायरस भी अगर हमारे हाथ पे रहेगा तो उसको हम नष्ट कर देंगे, उसको जो है हम इनइफेक्टिव कर देंगे। सो यूज ऑफ सैनिटाइजर्स, ओवर क्राउडिंग अवॉइड करना, मास्क का इस्तेमाल करना, इन चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे, इन बिहेवियरल चेंजेस को हम फॉलो करेंगे, तो मेरे आगे आने वाला व्यक्ति वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद की रक्षा कर रहा हूं। भगवान ना करे अगर मुझे इन्फेक्शन हो भी जाता है तो मैंने इस तरीके से रहना है कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो, अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छे फ्रूट्स, अच्छे प्रोटीन्स, अच्छे विटामिन, इस तरीके से मैं रहूंगा तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। मेरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो खुदा ना खास्ता अगर वो वायरस मेरे बॉडी में भी जाता है तो मेरी बॉडी उसके साथ फाइट करेगी, मुझ में लक्षण भी नहीं दिखाई देंगे। फॉरगेट अबाउट कॉम्प्लिकेशंस, फॉरगेट अबाउट डेथ, एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे। आने वाले दिनों में जो है मैं उससे सुरक्षित वहां पे रहूंगा। सो डिसीज ना हो, होता है तो भी जो है मेरी इम्यूनिटी की वजह से जो है उसकी मैं रक्षा करूं, और अगर मुझ में इम्यूनिटी तैयार होती है तो पूरे समाज में हर्ड इम्यूनिटी का केयर हम करें। दिस इज द पार्ट 2 और पार्ट 3। जो बूढ़े हैं, ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, एज फर एज पॉसिबल उन्होंने जो है ये अवॉइड करना चाहिए। अगर ऑलरेडी हम में बीमारी है, ऑलरेडी हम बूढ़े हैं, तो क्यों हम ओवर क्राउडिंग की जगह पे जाए, क्यों हम ऐसी जगह पे जाए जहां से हमें इन्फेक्शन आ सकता है। जितना पॉसिबल है डिस्टेंस रखो, सो दैट मुझे वो इन्फेक्शन हो ही ना। और जब कभी वैक्सीन आएगा तब जाके जो है इन लोगों को पहले वैक्सीन दे दो, यानी ये भी सुरक्षित रहेंगे, हट्टे कट्टे नौजवान भी सुरक्षित रहेंगे। बेसिक चेंजेस हम हमारे बिहेवियर में भी करेंगे, जिसमें अपार्ट फ्रॉम कोरोना बाकी बीमारियों से भी जो है हमारा रक्षण हो जाए। और चौथा मुद्दा, सरकार ने अगर 135 करोड़ जनता है तो उसमें बूढ़े लोगों की संख्या, कोमॉर्बिडिटी की संख्या, इन लोगों की संख्या ज्यादा है। अगर ऐसे लोग बीमार पड़ते हैं कोरोना की वजह से और उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो हमारा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, हमारे अस्पताल, हमारे आईसीयू बेड, आइसोलेशन बेड, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स उतनी मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। जब ये उपलब्ध रहेंगे तभी जाके तो उनको बचा पाएंगे, नहीं तो इनकी भी संख्या मृत्यु की लाखों में जाएगी। इसकी वजह से सरकार ये टाइम बाय कर रहा है लॉकडाउन के माध्यम से। लॉकडाउन इज नॉट द 100% आंसर। उसमें सिर्फ हमने जो है, जैसे मैंने इनिशियली कहा, बीटा कैपा डेल्टा, तो उसमें जो है आर नॉट को कम करने के लिए, इस महामारी को कम करने के लिए मास्क के इस्तेमाल की वजह से जो है हम अटैक रेट कम कर रहे हैं। लॉकडाउन के माध्यम से जो है हम नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्संस पर डे फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी कुछ भी बोलने वाले लोग हैं। 22 तारीख को जब वो क्या जनता कर्फ्यू आया था तो क्या क्या लगाया कि घंटा बजाया, ये बजाया, वायरस भाग जाएगा। नहीं होने वाला था। बाद में हमने बोला कि अब लॉकडाउन कर दिया, अब तो मामला सारा खत्म किया, चैन वैन बना ली, वायरस की चैन ऐसी होती है वैसी होती है, इतने दिनों में, हर एक 7 दिन में। अब ये बड़ा क्रूशियल टाइम, ये बड़ा क्रूशियल टाइम, एवरी टाइम इट्स अ क्रूशियल टाइम। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आने वाले महीने, आने वाले साल ये वायरस के साथ हमें जीना है। अरे इतने सालों से जो है इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे साथ में है। हर साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पे अमेरिका में, वहां पे इंग्लैंड में फ्लू के आउटब्रेक होते हैं, फ्लू के एपिडेमिक आते हैं। कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग मृत्युमुखी उसमें हो जाते हैं, और फिर से जो है अगला साल वैसा ही वहां पे होता है। अब तक उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो ऐसा कोरोना वायरस का क्या होने वाला है। और इसमें लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये तो सारी चीज हम करेंगे, अब $1,000,000 क्वेश्चन, सर ये खत्म कैसे होगा। आपने तो बोल दिया हम हर्ड इम्यूनिटी करेंगे, वैक्सीन करेंगे, बिहेवियरल चेंजेस करेंगे, कुछ हद तक जो है हम खुद का वहां पे बचाव करेंगे। बट ये ऐसा ही चलता रहेगा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, ये ऐसा ही चलता रहेगा? द आंसर इज नो। इसका आंसर क्या है पता है? पॉइंट मैंने आपको, नेचर हैज गॉट द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग।
कि दिसंबर 2019 का ये कोरोना वायरस और मई 2020 का ये कोरोना वायरस, बहुत सारे म्यूटेशंस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस उसमें हुए हैं। 1918 का स्पेनिश फ्लू 1920 तक वहां पे चला। क्या होता है, ये वायरस जो है खुद में बदलाव करते जाता है, और बदलाव करते 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 एक स्टेज ऐसी आती है, कुछ बदलाव उसमें इस तरीके से होते हैं कि उन बदलाव की वजह से उस वायरस की इन्फेक्शन करने की जो कैपेसिटी है, मनुष्य प्राणी में इन्फेक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है, वो डाइल्यूट हो जाती है, वो कम हो जाती है। कुछ महीनों में, शायद कुछ सालों में, इस वायरस में खुद होके कुछ ऐसे बदलाव बन जाएंगे कि वो प्रेजेंट रहेगा, वो भविष्य में भी हमें इन्फेक्शन करेगा, बट वो इन्फेक्शन उतना सीवियर नहीं होगा, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा जितना आज प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। सो इट्स अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक। एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी, एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी, एक तरह से बाकी बचाव, इसका हमें फायदा होगा, और दूसरे तरीके से ऐसा कुछ होगा कि ये वायरस में भी जो चेंजेस होंगे वो डाइल्यूट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ सालों में ऐसा एंड रिजल्ट होगा कि डिसीजेस तो रहेंगे बट ये कोरोना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। इसकी वजह से कभी कभी मुझे हंसी आती है, और कभी कभी जो है आई फील पेटी। हमारे मुख्यमंत्री वहां पे चैनल पे आते हैं और वहां पे कहते हैं, चलो बिल्कुल लीडर का वहां पे कहना भी वहां पे होना चाहिए कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस वायरस को जो है, ये मेरा आपको जो है आश्वासन है, ये मेरा वादा है कि जीरो करके छोड़ेंगे हम महाराष्ट्र में। जीरो करते नहीं आता है भाई, ये डिसीज का प्रोफाइल ही ऐसा होता है, उसका नेचुरल साइकिल ऐसा होता है, इट कैनॉट बी मेड जीरो। बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े डिसीजेस जो है कितने सालों से, कितने दशकों से चल रहे हैं, तो कोरोना को जो है जीरो करना एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारे महापालिका आयुक्त कहते हैं कि 30 मई के बाद में जो है औरंगाबाद में जीरो केसेस रहेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? जीरो केसेस होना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप टेस्ट ही नहीं करोगे, आप बताओगे ही नहीं, दैट इज अनदर स्टोरी, बट जीरो करना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आने वाले कुछ महीनों में ये रहने वाला है, शायद कुछ कम हो, फिर से जो है रिसर्जेंस वहां पे आए, एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो विंटर सीजन आने वाला है उसमें फिर से जो है ये धोखा वैसे ही बरकरार है। सो धोखा है, अभी पीक आना बाकी है, प्रॉब्लम्स बहुत आने बाकी है, लेकिन दूसरा एंगल भी उतना ही है, ये वायरस का अपना अपना जो है नेचुरल प्रोग्रेशन वहां पे है। इतना डरने की जरूरत है क्या? डरने की जरूरत है, प्रिकॉशंस लेने की जरूर जरूरत है, बट इतना डरने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। गेट को लॉक करके रखा हुआ है, सोसाइटी में जो है ना किसी को आने दे रहे हैं ना जाने दे रहे हैं। कितने दिन तक बंद करोगे भाई? एक दिन, एक हफ्ता? 17 मई को चमत्कार होने वाला है, 30 मई को चमत्कार होने वाला है, तो ये जो है ये चमत्कार की भाषा छोड़ो, नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज इस वायरस के बारे में, किसी भी डिसीज के प्रोग्रेशन के बारे में समझो, और जब हम समझेंगे तभी जाके बिहेवियरल चेंजेस, सोशल वैक्सीन, आने वाला वैक्सीन, हर्ड इम्यूनिटी, इसके साथ आगे बढ़ेंगे, तब जाके वो बैलेंस्ड व्यू वहां पे रहेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस इज बिगर देन द हेल्थ क्राइसिस विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय कोरोना वायरस। तो ये सारे अलग अलग एंगल्स हैं, बहुत बड़ा ये विषय है, सिर्फ कुछ घंटों में इसके बारे में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ एंगल्स की जो है यहाँ पे चर्चा करने की मैंने कोशिश की। और जैसे मैंने कहा, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियोस मेरे www.satishdhage.com वेबसाइट पे मैंने अपलोड किए हैं। आपके सारे ही प्रश्नों का जो है इतने समय में मैं उत्तर दे पाऊंगा या नहीं पता नहीं, और भी कुछ कमेंट्स है उसको मैं यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। शिवम का कहना है, सर गवर्नमेंट कोविड पॉजिटिव के नंबर क्यों बड़े दिखा रहा है, क्योंकि उसमें क्योर्ड और डेड हुए वाले भी शामिल है। हाँ सही बात है, अगर हम कह रहे हैं कि 60,000 आंकड़ा है तो उसमें क्योर्ड वाले भी है और डेथ भी वहां पे इस केस में है, तो एक्टिव केसेस का आंकड़ा जो है कंपैरेटिवली कम है, बट वो टोटल आंकड़ा वहां पे दिखाएंगे, दैट इज ट्रू। और बढ़ा चढ़ा के नहीं है, मेरा कहना ऐसा है कि अगर ये आंकड़े हमें दिख रहे हैं तो ये किस आधार पर दिख रहे हैं? भैया आपने जितने टेस्ट किए हैं उसमें से जितने पॉजिटिव आए उतने आपने वहां पे बताए। मैं जो है पिछले 2 महीने से एक चैनल पे भी मैंने कह चुका हूं, सरकार का कुछ भी कहना हो, आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन कि ऑलरेडी वी आर इन थर्ड स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। आपने टेस्ट ही कम किया तब जाके आपको इतना आंकड़ा दिख रहा है। आप बड़े पैमाने पे टेस्ट करोगे, 135 करोड़ के देश में जो है बड़े पैमाने पे टेस्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये आंकड़े तो वहां पे बढ़ते ही जाएंगे। तो उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं, पॉजिटिव हो ना हो, हमने जो है वो बेसिक प्रिकॉशंस वहां पे लेना चाहिए, वही हमारे लिए जो है सोल्यूशन है। सर हर 100 साल के बाद में ऐसी महामारी आ रही है क्या? एक पॉइंट से बराबर है कि 1820, 1920 और हम कह रहे हैं 2020,
2015 का बिल गेट्स का एक वीडियो जो है कहीं देखने में आया, और बिल गेट्स के वीडियो में कहा गया है कि आने वाले सालों में जो है इस तरह की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाली महामारी आ सकती है। वेरी फ्रैंकली इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कहेगी। अगर आप पिछले कुछ शतकों का एनालिसिस करोगे, और वो एनालिसिस वहां पे कहता है कोई नहीं, पूरे विश्व को उसका जूनोटिक डिसीज, इसका मतलब एनिमल सोर्स से आई हुई बीमारियां, और ये एनिमल सोर्स से जो आई हुई बीमारियां हैं, दीज आर इमर्जिंग एंड रीइमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस। आने वाले सालों में भी ये कोई पहली और आखिरी बीमारी नहीं, आने वाले सालों में भी इस तरह की नई नई महामारियों का जो है हमें सामना करना पड़ेगा, और इसकी वजह से हमारे हेल्थ केयर रिफॉर्म्स को बड़े पैमाने पे करना हमें जरूरी है। इंडियन मेडिकल सर्विसेज, एक सेपरेट आर्टिकल मैंने लोकमत टाइम्स में लिखा था, आज की जरूरत है कि सिर्फ IAS IPS के बहाने या उनके पर ऊपर डिपेंडेंट ना रहते हुए, आज सिचुएशन ऐसी है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस पॉलिटिकल सिस्टम हैज बिकम जीरो। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में सारा जो है IAS लॉबी ने उसको कंट्रोल किया हुआ है, और हवा में जो है वहां पे सारे एक तरीके से जो है सारे डिसीजंस वहां पे लिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली टेक्निकल एंगल से सारी चीजें हो रही है क्या? द आंसर इज नो। उसमें काफी सारी खामियां हैं, तो उन खामियों के बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट हेल्थ केयर रिफॉर्म जरूरी है, और आने वाले दिनों में ऐसी बीमारियां बहुत सारी आ सकती है। NBC, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, आने वाले दिनों के जो युद्ध होने वाले हैं वहां पे इस तरह के बायोलॉजिकल एजेंट्स का प्रसार बहुत जोरों से होता है, और उसकी वजह से डैमेज बहुत ज्यादा होता है। सो आने वाले सालों में भी इस तरह के प्रश्न ये रहने वाले ही है। WHO has declared COVID-19 as a global pandemic. What can I do to protect myself from the virus? जैसे मैंने कहा 4 चीजें हम कर सकते हैं। यूज ऑफ काइंड ऑफ मास्क, ओवरक्राउडिंग अवॉइड करना, सैनिटाइजर का जो है बार बार इस्तेमाल करना, और बेसिक रेस्पिरेटरी एटिकेट्स इसका इस्तेमाल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी सारी कही सुनी बातें है। आपकी जिंदगी आप रोक नहीं सकते हो, उसको पॉज मोड में बहुत दिनों तक नहीं लेके जा सकते हो। इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें से भूखमरी, उसमें से बेरोजगारी, उसमें से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। तो इकोनॉमी को हमें आगे बढ़ाना है, बट साइमल्टेनियसली इन प्रिकॉशंस को भी हमने ध्यान में रखना है। इज दिस वायरस गोइंग टू बी एपिडेमिक? यस, ऑलरेडी वी आर इन पैंडेमिक। ऑलरेडी पूरे विश्व में जो है ये वायरस फैल चुका है, तो इस तरह की ये जो है यहाँ पे रहेगी। मेरे ख्याल से ये अलग अलग सारे एंगल्स हैं, कुछ एंगल्स को हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे एंगल्स आज की चर्चा में डिस्कस नहीं हो चुके हैं। इकोनॉमिक एंगल है, इनफैक्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में की प्रेजेंट वाले भी टेस्टिंग वाला एस्पेक्ट है। बाकी जो है कुछ पैनिक की सिचुएशन है उससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। हेल्थ केयर रिफॉर्म्स कितने बड़े पैमाने पे होना चाहिए, हेल्थ केयर बजट कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या क्या सुधार सरकार ने करना चाहिए, सरकार की इस COVID-19 को टैकल करने में क्या क्या गलतियां रही है, बहुत सारे विषय हैं। इनकी भी हमें कभी चर्चा अगर मौका मिलता है तो हम करेंगे। आज की इस चर्चा में आप लोग सहभागी हुए, अलग अलग एंगल्स को हमने यहाँ पे कवर किया। एक बार फिर से श्रीहरि जी का मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आज की चर्चा में हम इसको पूर्ण विराम रखते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ इश्यूज यहाँ पे डिस्कस हुए, अगर उससे रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मेरे वेबसाइट पे satishdhage.com www.satishdhage.com उसके वीडियोस वाले सेक्शन में कुछ मैंने वीडियोस वहां पे डाले हुए हैं, आप उसके माध्यम से भी कुछ प्रश्न मुझे पूछ सकते हो। आई होप आपको जो है आज की चर्चा से कुछ चीजें क्लियर हुई होगी। आपके मन में डाउट है तो पर्सनली भी आप वो क्वेश्चंस, वो क्वेरीज वहां पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके सबके मैं कमेंट यहाँ पे देख रहा हूँ लाइव चैट में। थैंक यू वेरी मच श्रीहरि सर, थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस वेबिनार। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बट उसको जो है हवा मत बनाओ, उसका पैनिक मत बनाओ। बेसिक प्रिकॉशंस लेके हमारी जिंदगी आगे बढ़नी है। आने वाले कुछ महीनों में कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स आपको देने हैं, वो एग्जाम्स आप दो। आपकी जिंदगी में जो है आप पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ो। बहुत अच्छा समय हमें मिला है खुद को झांकने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, और खुद को कंसोलिडेट करने के लिए। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हमें जो कुछ करना है उसके लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।